नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जो बेसिकली बात करता है यूपी कांस्टेबल के बारे में। और यूपी कांस्टेबल के लगभग लगभग 32,000 से अधिक पद, अगर मैं सही मायने में बात करूं तो 32,670 से अधिक पद हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज में आए। टोटल 6 कैटेगरी है। वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है आरक्षी नागरिक पुलिस। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको स्मूथ कर देता हूं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है आरक्षी पीएसी। इसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, ये सिर्फ पुरुष के लिए भर्ती है। ठीक है, जेल वार्डर पुरुष के लिए है, जेल वार्डर महिला के लिए है और कुछ अतिरिक्त पदों पर। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 पदों पर भर्ती आई हुई है जिसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है और तमाम सारी बातें। जैसा कि आप सभी ने अभी तक तमाम सारी वीडियोस देखा भी होगा और वहां से आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो जनरल कैटेगरी है उसे छूट नहीं दी गई है उम्र के मामले में। हालांकि उस पर बातचीत चल रही है, ट्विटर कैंपेन्स भी हो रहे हैं, तो वो चीज तो एक अलग है। उसको साइड रखते हुए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, इस सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल पे जुड़िए हमारे और इस पूरी नोटिफिकेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर 6 कैटेगरीज हैं अलग अलग, तो हर कैटेगरी वाइज किस चीज के लिए, किस वैकेंसी के लिए कितने पद हैं, ये सारी चीजें यहां पर लिखी। ठीक है, देखिए जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं कि एक अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी। ठीक है, 4,191 पद हैं। किसमें? तो आप यहां पर देखोगे लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष या फिर महिला, रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,046 पद। इसी तरीके से अगर हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल पद जो है वो है 2,800 समथिंग। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 2,198। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल पद देखें तो 10,469 पद हमें दिखाई देते हैं। अब अगर आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि जो दूसरा वाला है ना, जो खास श्रेणी है, भाई एक तो हो गया आरक्षित पुलिस, है ना, नागरिक पुलिस। अब दूसरा है हमारे पास पीएससी वाला। ठीक है, पीएससी वाले में क्या कहानी है, देखिए सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहली चीज तो समझने वाली ये है कि ये जो भर्ती है पीएससी वाली, ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और यहां पर जो जनरल कैटेगरी है उसके 6,000 लगभग पद है और 1,512 पद हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,083 पद। और इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल ओवरऑल 15,131 पद हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को 1 by 1 ऐसे स्लाइड करते जाएंगे, मैं अगला पेज ले लेता हूं यहां पर। तो अगर यहां पर आप 1 by 1 लेते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 6 की 6 वैकेंसीज हैं, जो 6 की 6 अलग अलग श्रेणियां हैं, उनका जो कैटेगराइज किया गया, जिनमें बंटवारा किया गया है रिक्तियों का, वो कुछ इस प्रकार है। तो इस तरीके से अलग अलग करते हुए कुल 32,600 कुछ अधिक पद आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। अब अगली बात आती है हमारे पास कि भैया आवेदन की तिथि क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो सुनिएगा मेरी बात को। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 31/12/2025 से लेकर के 30/1/2026 तक। थोड़ा सा और मैं यहां पे जूम करता हूं, शायद आपको कम दिख रहा होगा तो और बेहतर दिखाई देगा आपको, है ना। अब शायद ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर होगा। कह रहा है कि आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो क्या है, यहां पर देखिए 31/12/2025 से लेकर के 30/1/2026 तक इसे बताया गया है। अब अगर हम बात करें कि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि यानी चेक करने की जो तिथि है वो है 31/12/2025 से लेकर के 2/2/2026 तक। तो ये कुछ विवरण था कि आप कब तक फीस को सबमिट कर सकते हैं, कब तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपको 1 by 1 में सारी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, अगली बात आती है हमारे पास कि भाई शुल्क क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, पैसा कितना लगेगा हमें इस फॉर्म को भरने में। तो भाई देखो बड़ी ही कॉमन सी बात है, आपने अभी एसआई का फॉर्म देखा तो वहां पर भी क्या था कि सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए शुल्क का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी चाहिए नोटिफिकेशन में। ठीक है,
अब यहां पर मैं आगे आ जाता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं और बात करते हैं एज की, क्योंकि एज एक गंभीर मुद्दा बना हुआ इस पूरी पूरी भर्ती में, क्योंकि भाई एज रिलैक्सेशन जो है वो जनरल कैटेगरी को नहीं मिला है और उसको लेकर के बच्चे जो है ट्विटर कैंपेन भी लगातार कर रहे हैं। भाई यहां पर देखा जाए अगर सामान्य श्रेणी या फिर ईडब्ल्यूएस की, तो जो पुरुष है वो 2/7/2003 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में जन्मा होना चाहिए इस नोटिफिकेशन के अनुसार। बाद में अगर कुछ संशोधित आता है तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम अनुसूचित जाति का देखें तो 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2007 तक। इधर महिलाएं लिखी हुई कि भाई महिला की आयु क्या होना चाहिए, तो 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 तक। इसी तरीके से 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 तक ये जन्मा होना चाहिए। ये ऊपर वाला भाई जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक है। और ये नीचे अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति की जो एज है मेल में वो 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2007 तक होनी चाहिए। जबकि अगर हम महिला में बात करें तो 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 तक होनी चाहिए। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2007 तक। जबकि महिला में बात की जाए तो 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में आयु होनी चाहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी उनके सबकी आयु लिखी हुई है, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को आगे जरूर देख लेंगे। इंपॉर्टेंट जो था कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे आप में से उन्हीं में से होंगे। अगली चीज तमाम सारी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलूंगा मैं अपनी स्लाइड पर जो मैंने खुद लिख रखा है, क्योंकि इतने बड़े नोटिफिकेशन को यहाँ पर मैं आपको सामने अगर रिप्रेजेंट करने आ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली मैं लेकर के चलता हूँ उस स्लाइड पर जो मैंने खुद से हाथ में लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, तो उसको देख करके आप काफी कुछ आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं, सारे प्रारूप दिए गए हैं। तो मैं आपको फटाफट एक बार जो है अपनी स्लाइड पर लेकर के चलता हूं और वहां से कुछ और चीज आपको बताता हूं। देखिए भाई, आपको एक चीज बता दूं मैं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको अपना जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक बार खुद से करना चाहिए, ताकि जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं ये आपको पता चल सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो अगर आप मेल कैटेगरी से हैं और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से आते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं हाइट, ठीक है ना। मैं यहां पर हाइट लिख दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। जबकि अगर आप एससी हैं, ठीक है, एससी हैं और मेल है, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, एसटी हैं, एसटी माफ कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ, तो अगर आप एसटी हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट में चेस्ट की, तो चेस्ट 79 होनी चाहिए। याद रहे इसमें से 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना कंपलसरी है। एसटी कैटेगरी के लिए 77 है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जो हाइट है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए वो है 152। जबकि एसटी कैटेगरी के लिए हम देखें तो यहां पर 147। अगर वेट की बात की जाए तो क्योंकि महिलाओं में वेट लिया जाता है तो ये 40 किलो होना चाहिए। ये बड़ी कॉमन सी चीज थी जो आपको समझनी चाहिए। अगली बात हमारे पास है पीईटी की, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है कि भाई आप कितना दौड़ सकते हैं, आपकी दौड़ चेक की जाती है ना। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 4.8 किलोमीटर यानी 48 मीटर दौड़ना होता है और ये 25 मिनट में दौड़ना होता है। और जो महिलाएं होती हैं उन्हें 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 14 मिनट में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। अगर आप इतनी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप इस पर अपना फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, डीएल हो, पासपोर्ट हो, वॉट एवर यू हैव, आपके पास एक आईडी होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सारी कैटेगरी से, तो इससे संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके पास होने चाहिए और वो सभी प्रमाण पत्र 1/5/2024 के बाद के होने चाहिए, मतलब लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है ना।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप 2025 के बाद होनी चाहिए, माफ कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन अभी तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे इसके सिलेबस की और क्लासेस की, तो बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, वहां पर हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पूरी टीम को डिस्कस करेंगे जो आपकी तैयारी को करवाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएगी। बाकी आप लोग के क्या विचार हैं, आप फॉर्म भरना शुरू कर चुके होंगे या फिर अभी नहीं किया है, ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।